गुलशन सचदेवा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, शुभंकर भी हैं। गुलशन जी, एक जो सवाल जिस पे कौल साहब, धीरज कौल साहब सहमत भी थे कि क्या इजरायल जो अमेरिका को युद्ध में लाने के लिए तैयार किया था, या फिर कहें इजरायल की वजह से जो अमेरिका युद्ध में कूदा, अब वही इजरायल अमेरिका की नहीं सुन रहा है और इस तरह के हमले कर रहा है ऑयल फील्ड पे, गैस फील्ड पे, जिसका असर युद्ध के बाद सालों साल तक रहेगा। अगर ऐसा है तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। सिचुएशन तो अभी बिल्कुल खतरनाक है, क्योंकि अभी जो युद्ध मुझे लगता है काफी खतरनाक मोड़ पे वहां पे जा चुका है। क्योंकि क्या अमेरिकन का मकसद है वो अब सबने बताया, वो सारे मकसद बदल चुके हैं। और बात शुरू हुई थी रजीम चेंज से, उसके बाद पूरे एरिया में, पूरे खाड़ी का इलाका उसकी चपेट में आ गया है। और उसके बाद जितने नेटो के देश हैं, यूरोप के देश हैं, वो उससे अपना किनारा करने के चक्कर में उनको लग रहा है ये गलत जगह पे है, गलत काम पे फंस गए हैं अमेरिकन। तो अब ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्टेट ऑफ हार्मूज का फंस गया है। बाकी चीजें अभी थोड़ी पीछे छूट गई हैं। और उसके चक्कर में हुआ ये है कि पूरी दुनिया जो है उसके पूरे एक ऊर्जा संकट वहां पे पैदा हो गया है। और जो 100 के करीब जो है, $100 के करीब अभी ऑलरेडी वहां पे स्टेबलाइज कर गया है, जो 60-70 के पे था। इसका मतलब यह है कि अगर भारत के लिए अगर हम देखते हैं तो $10 अगर बढ़ता है तो उससे कम से कम $10-12 बिलियन हमको एक्स्ट्रा उसका देना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में उसकी जो उन्होंने जो सारा जो इसका संकट पैदा किया है, लोग यहाँ पे अभी 3-3 घंटे 4-4 घंटे वहां पे लाइनें लगा के खड़े हैं अपने गैस सिलेंडर लेने के लिए। तो इसका पूरा जो परिणाम है, और उसका, क्योंकि अब ये लगता है कि अगर वो इसी तरीके से युद्ध चलता रहा, अब कितनी भी उनके पास शक्ति हो, ईरान के पास कोई ऐसी उनके पास कोई ब्रह्म शक्ति नहीं है। तो वहां पे होगा क्या, उसके बाद वो थोड़ी देर तक वो इसका वो करेंगे, उसके बाद वहां पे पूरा देश को तबाह होना शुरू हो सकता है। ऑलरेडी वहां पे हो जाएगा। हालांकि गुलशन जी, आप ये जब ये बात कर रहे हैं तो बता दूं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस $109 के आसपास पहुंच चुकी है, $9 को पार भी कर चुकी है। अभी जो ताजा जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि स्थिति जो है काफी ज्यादा भयानक होती जा रही है। शुभंकर मिश्रा, क्या माना जाए कि एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब यूएस कहेगा कि मेरा तो मकसद पूरा हो गया, अपना इजरायल जाने, इजरायल को लड़ना है तो लड़े? शुभंकर हमारे साथ, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। थॉमस मैथ्यू साहब। हाँ जी, सेम क्वेश्चन। क्या ये मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से इजरायल अब ऑयल गैस फील्ड पे हमले कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि यूएस बोले कि अब मैं इस युद्ध से बाहर निकल रहा हूं, इजरायल को लड़ना है तो लड़े ईरान से? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। सी, अमेरिकन सपोर्ट के बिना इसराइल लड़ाई नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों? इंटेलिजेंस शेयरिंग, KC-135, एयरबॉर्न रिफ्यूलिंग सिस्टम, bombs, all of them are supplied only by the Americans. But dirty work is being done by Israel. So ये नहीं Americans एक दिन उठ के बोलेगा नहीं, our goal has been fulfilled, we will go. No, I think इससे ज़्यादा थोड़ा सा और well thought out strategy होगा। Israel and Americans together, उनका aim क्या था? First they said we have to destroy their nuclear capability. फिर बोला कि we have to destroy their... साहब, मैं उस पे आऊँगा। थॉमस मैथ्यू साहब, मैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम कर रहा हूं। जो इजरायल ऑयल गैस फील्ड पे हमले कर रहा है, क्या यूएस की बैकिंग है या फिर यूएस के कंट्रोल से अब इजरायल बाहर हो गया है और किसी भी कीमत पर ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए अब उसके ऑयल गैस फील्ड पे हमले कर रहा है? नहीं, इट इज अमेरिकन बैकिंग, अमेरिकन इंटेलिजेंस शेयरिंग, अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता है। Please understand, American aircraft, whether it is F-22, F-35, American direct support के बिना ये fly भी नहीं कर सकता, because ये fly by wire and highly sophisticated integrated architecture के बिना ये fly करके accurate bomb नहीं कर सकता है। American says ठीक है, we won't do it, आप कर लीजिए। So that is exactly what is happening now. So अलग होके Americans will not say that हम stop कर रहे हैं, आप जो करना कर लीजिए। No. If Americans बोलेगा तो stop, then Israelis will have to stop. There is no other way. That is my feeling. बिल्कुल। एम्बेसडर सज्जनहर, आपके पास आऊंगा, लेकिन शुभंकर से हमारा संपर्क फिर से हो चुका है। शुभंकर, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इजरायल का हमला
क्या यूएस के साथ सिंक है कि इजराइल अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया? हालांकि थॉमस मैथ्यू इससे सहमत नहीं है। थॉमस मैथ्यू का मानना है कि नहीं, इजराइल जो भी कर रहा है बगैर यूएस के सपोर्ट के, यूएस के सहमति के कर नहीं सकता है। लक्ष्मण जी नमस्कार। देखिए, मैं थॉमस साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो भी हमले अभी इजराइल कर रहा है वो अमेरिका के पूरे समर्थन और क्लियरेंस के साथ हो रहा है। एक लड़ाई में जब दो देश एक साथ ऐसे जाते हैं, वो अलग अलग मुद्दे लेकर जरूर जाते हैं, बट अगर एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये सारी चीजें टॉप मोस्ट लेवल पे क्लियर होती हैं, और उसके बाद ही ये जो भी हमले किए जा रहे हैं ये अमेरिका की पूर्ण सहमति और उनके समर्थन के साथ किए जा रहे हैं। तो इसमें इजराइल और अमेरिका में मुझे दो फाड़ नहीं दिख रहा है। अलबत्ता जैसे नाटो के दूसरे देशों की तरफ से कई बार अब चीजें खुल के बाहर आ रही हैं, और जैसा कौल साहब ने बताया कि अमेरिका के अंदर भी अब इस चीज को लेके समर्थन नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इजराइल और अमेरिका में मुझे अभी कोई दो फाड़ नहीं दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण, इजराइल और अमेरिका में कोई दो फाड़ नहीं दिख रहा, लेकिन एक सवाल जो धीरज कौल साहब ने उठाया था, मैं इस पे आना चाहूँगा वापस से। एम्बेसडर सज्जनहार, धीरज कौल साहब ने कहा कि ये युद्ध जो है इनडायरेक्टली यूएस वर्सेस चाइना हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा भी कि इस युद्ध में हमें चाइना और रशिया से सपोर्ट मिल रहा है, और अभी जो चीफ सिक्योरिटी कमांडर मारे गए ईरान के, उसकी रशिया ने काफ़ी कड़ी निंदा भी की 12 घंटे के अंदर अंदर। तो रशिया और चाइना का ईरान को सपोर्ट किया जाना, और यूएस इस बात को समझ भी रहा है, आपको लगता है ये किसी एक नए मोड़ पे लड़ाई को ले जाएगा? जी धन्यवाद। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, जो यहाँ पर जब हमला किया गया शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने, तो एक तो उन्होंने वो वहाँ से वेनेजुएला मॉडल को लेकर आए, जो वेनेजुएला में जैसे हमने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो यहाँ भी हम अपना आधिपत्य जमा लेंगे। और उसमें बेसिक मेरे विचार से इनका इरादा था, राष्ट्रपति ट्रंप का जो मिलने जा रहे हैं चीन में, तब उनका था जो 31 मार्च को जाएंगे बीजिंग में, उनकी मुलाकात होगी शी जिनपिंग से। उससे पहले वो चाहते थे जो यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ा हिमायती ईरान का तो चीन है, 90% उसका जो तेल है, और सभी ने 2019 के बाद सभी देशों ने तेल लेना बंद कर दिया है। भारत ने भी तेल लेना बंद कर दिया 2019 के बाद ईरान से। केवल जो एक देश बड़ा है उसमें ले रहा है वो है चीन, 90%। तो राष्ट्रपति ट्रंप मेरे विचार में ये चाहते थे जो ईरान का तेल है, अगर वहां पर भी उनकी अपनी मनमानी सरकार इस्टेब्लिश हो गई जैसे वेनेजुएला में हुई है, तो सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, और उससे चीन की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ऊर्जा शक्ति उसको जो मिली है, वो बहुत कम हो जाएगी, और उनको बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में जाकर वो शी जिनपिंग से बात कर पाएंगे। वो सब पासा उलट पड़ गया है। हम देख रहे हैं जो कुछ भी देखी प्रिसिशन एक्यूरेसी अटैक की है, मेरी तो समझ ये है जो उसमें सारा इंटेलिजेंस उनको चीन से मिल रहा है। जैसा कि चीन ने इंटेलिजेंस दिया था इसमें ऑप सिंदूर में पाकिस्तान को दिया था, वही इंटेलिजेंस वो अब ईरान को दे रहा है। और ये जो 8-10 महीने हुए, जून पिछले साल और इसके समय, तो उन्होंने जितना इनको असला दिया है, जितना इनको सपोर्ट किया है, रूस ने कम, चीन ने बहुत ज्यादा, क्योंकि रूस तो यूक्रेन में बहुत ही ज्यादा वो इन्वॉल्व है। यहाँ पर चीन ने यहाँ पर बहुत ज्यादा इनकी सहायता की है। जो जितने मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह, ड्रोन्स हालांकि बनते वहां पर है, परंतु जो भी चिप्स वगैरह है सभी कुछ वो वहां से चीन से बनकर आया है। तो मैं समझता हूं चीन का बहुत ही इनको सपोर्ट है। परंतु लक्ष्मण जी, ये हमको याद रखना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये अमेरिका को मालूम है, जो यूक्रेन के युद्ध में भी रूस को भी बहुत सहायता चीन से मिली है, परंतु फिर भी जिसे वो कहते हैं ना, दे आर टू ट्विन्स जॉइंड एट द हिप्स, इतना ज्यादा उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस है जो उनको अपने रिलेशंस को मैनेज करना है। ऐसा नहीं है जो एक दम ही अपने संबंधों को वहां पर खराब कर लें। तो इसीलिए यकीनन ये युद्ध दोनों के बीच में है, परंतु ईरान भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, देखिए जो मेरे विचार से राष्ट्रपति ट्रंप जो वहां पर आए, वो उनका ये वॉर ऑफ चॉइस है, उनका वॉर ऑफ ह्यूब्रिस है, एरोगेंस है, जो कैसे मैं अपना जो कंट्रोल है पूरे विश्व में
मैं वो बढ़ा सकता हूं। जहां तक इजराइल का है, उसका तो एक एग्जिस्टेंशियल चीज है, क्योंकि ईरान ने हमेशा से कहा है जो हमको इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से हटा देना है। तो वो तो इस मौके की तलाश कर रहे थे जो कैसे अमेरिका को हम अपने साथ लाकर ईरान के विरुद्ध हम ये युद्ध छेड़ें, और उस करने में वो सफल हो गए हैं। तो वो रुकने वाले नहीं, लेकिन ईरान को, हाँ, ईरान को दुनिया के नक्शे से हटाना इतना आसान इजराइल है को। क्या? ये इतनी छोटे इजराइल को दुनिया के इजराइल को, हाँ, इजराइल को दुनिया के नक्शे से हटाना वो इतना आसान तो है नहीं। और इजराइल ने कहा कि ईरान को हम का अस्तित्व मिटा देंगे, ये भी करना आसान नहीं है, जो इतनी बड़ी नहीं, आबादी ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। एक आधा मिनट ये नहीं कहा। उन्होंने कहा वहां पर रेजिम चेंज करेंगे तो पॉजिटिव रेजिम वो हमारी रेजिम तरफ चेंज करने आएगी। की रेजिम चेंज करने की बात यूएस ने की थी और इजराइल की तरफ से बयान आया था इसी लड़ाई के युद्ध के दौरान, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा, उसने कहा कि हम ईरान का अस्तित्व मिटा देंगे। तो इस तरह का बयानबाजी, युद्ध वाले बयानबाजी ही मान लिया जाए तो ये आए होंगे। लेकिन इसमें एक चीज मैं और आऊंगा, चूंकि जो आपने कहा कि ये तो यूएस भी समझता है कि चीन का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। थॉमस मैथ्यू साहब, ये सवाल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि चीन को तो सबसे ज्यादा मजे आ रहे होंगे, रशिया को मजे आ रहे होंगे कि अगर यूएस इंगेज रहता है लंबे समय तक वॉर में तो नुकसान यूएस को हो रहा होगा, चीन को तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, चीन को फायदा हो रहा है, रशिया को भी फायदा हो रहा है कि उसके ऑयल बिक रहे हैं, जो पहले आधे दाम में था दुगने दाम में बिक रहे हैं। तो लक्ष्मण जी, सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है पुतिन को। इसमें 3 कंपोनेंट्स है। नंबर 1, इनका इकोनॉमी was under contraction, under pressure, बहुत strain में थे, and oil prices had come down to almost $36-37 now, and budget deficit had gone up sharply. So they said that Russian economy 1 साल या 1.5 साल के अंदर बहुत ज्यादा strain महसूस होगा. That is what they said, and suddenly there is a windfall of $110, and ये continue करेगा तो Russia will be able to continue the war. Number 1. Number 2, I don't agree with the previous speaker. Intelligence, China share nahi kar rahe. Intelligence is shared by Russia because Russian satellites are far more sophisticated. Chin se far more sophisticated. Chin material support to de rahe, that is correct. But intelligence, if you see, Trump ne publicly bola hai ki Russians ne intelligence, that is, if you remember, 7 soldiers mara gaya, and wo intelligence diya tha Russia ne. और ट्रम्प को एक क्वेश्चन पूछा और ट्रम्प ने बोला वी आर गिविंग सिमिलर इंटेलिजेंस इन टू यूक्रेन, सो दे विल आल्सो डू द सेम. उसके बाद ट्रम्प ने पुतिन से बात किया. सो देयर इज प्रेशर which American president is now facing because of the intelligence sharing. And interestingly, मेरे ख्याल में अब रशिया इंटेलिजेंस अभी भी शेयर कर रहा है, बिकॉज उसके बिना इतना एक्यूरेट टारगेटिंग हो नहीं सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. सो बिल्कुल, दरअसल मेरे को ये कहने का है कि प्लीज see, look at the desperation. Let me tell you the desperation today. Initially, Americans ने बोला, told the Britishers, Starmer, that is Prime Minister, बोला हमें आपका 2 aircraft carrier नहीं चाहिए. Said it openly. अभी बोल रहा, NATO को बोल रहा, please, bad things will happen, आप हमें support नहीं करेगा तो. So that shows America's desperation. And please understand, it is not that Germany and NATO and Belgium are sitting on the fence. वो नहीं है. In fact, Frederick Merz, Chancellor, clearly बोला है NATO का war नहीं है. NATO is not an interventionist alliance, it's a defense alliance. Similarly, same way, Belgian Prime Minister Rob Jetten भी clearly बोला ये NATO का war नहीं है. Same way British Prime Minister भी बोला. Now initially Starmer को बोला कि आपके नहीं चाहिए, but अभी अपील
अपील करने का कंपल्शन इसलिए कि अमेरिकन आर अंडर प्रेशर, बिकॉज क्या करोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खोलना ही पड़ेगा। सो फाइनली आई थिंक एक सेटलमेंट होना ही होना, अमेरिकन को फेस सेविंग, अदरवाइज क्या होगा? आई मीन आई डोंट सी एनी अदर सोल्यूशन टू दिस।